बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था, बहुत ही वीर, कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही छोटी आयु में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, परंतु वीर प्रताप ने बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, जनता की खुशहाली, अब यही राजा का लक्ष्य था। राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब राजमाता राजा के विवाह के लिए चिंतित होने लगी। एक दिन राजा वीर प्रताप से राजमाता ने कहा कि वीर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। आपकी बुद्धि, कौशल और वीरता को देखते हुए कितने ही राजा अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करने के इच्छुक हैं। हमारे राज्य की सीमाओं से सटे 3 राज्यों की राजकुमारियों के रिश्ते के प्रस्ताव आपके लिए आए हैं। राजा ने कहा, परंतु माँ, एक रिश्ता स्वीकार करने का मतलब अन्य 2 पड़ोसी राजाओं की नाराजगी झेलना, लेकिन विवाह तो एक ही करना होगा। राजमाता ने कहा, तो इस बात का कुछ तो हल निकालना होगा। माँ की बात मानकर वीर प्रताप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेज दिया और साथ ही यह भी कहलवा दिया कि तीनों राजकुमारियों में से जो मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगी, उसे ही वो अपनी रानी स्वीकार करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत प्रसन्न हुए, मगर तीसरा राजा भानु प्रताप बहुत ही चिंतित हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पुत्री का बुद्धि कौशल इतना नहीं है कि वो इस परीक्षा में खरी उतर सकें। उन्होंने इसका उपाय सोचने के लिए अपने वफादार मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई, क्योंकि वे हर हाल में राजा वीर प्रताप जैसा जमाई चाहते थे। तब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा किया। तब एक मंत्री ने सलाह दी कि क्यों न राजकुमारी स्वर्णलता के स्थान पर उनके बचपन के सहेली, जो कि दासी सुलोचना है और वो बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, प्रवीण और हाजिर जवाब है, उसको भेज दिया जाए। मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानु प्रताप ने स्वर्णलता के स्थान पर सुलोचना को वीर प्रताप के राज्य में भेजने का निर्णय कर लिया। साधारण नए नक्श वाली सुलोचना राजकुमारी स्वर्णलता के वस्त्र और आभूषणों में सजकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। बग्घी में बैठाकर उसे पूरी शानो शौकत के साथ रवाना किया गया। राजा वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के ठहरने की व्यवस्था शाही महल में राजमाता के संग करवा दी। उनके स्वागत, खान पान और विश्राम सब में कोई कमी नहीं थी। अगले दिन नियत समय पर राजमहल की सभा में सभी राजकुमारियों को बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को उचित स्थान देकर राजा ने अपना पहला प्रश्न रखा और कहा, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे मधुर और प्रिय लगती है? सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है। दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, मधुर संगीत मन को सुकून और शांति देता है। इससे मधुर और प्रिय लगने वाली कोई भी ध्वनि संसार में नहीं है। अब बारी स्वर्णलता बनी सुलोचना की थी। सबका ध्यान उसकी ओर था। वे मुस्कुराई और बोली, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। वे बोली, आप निश्चित ही बुद्धि में प्रखर, युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ सुंदर रूप और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आज हर राज्य आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सत्य तो यह है कि आप जैसे मधुर भाषी, सुडौल काया
और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी राजा से विवाह करना कोई भी राजकुमारी अपना सौभाग्य समझेगी। ये सब सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ये सब तो ठीक है, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब वे बोली, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। सभी हैरानी से स्वर्णलता बनी दासी की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब वे बोली, महाराज, प्रशंसा प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे कुछ शब्द जो असत्य भी नहीं परंतु आपकी प्रशंसा में ही थे, उन्होंने आपके हृदय की प्रसन्नता को चेहरे पर प्रकट कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी सभाजनों ने अपनी सहमति व्यक्त की। अब राजा ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। राजकुमारी कलावती अब खामोश थी, परंतु अवंतिका बोली, ईश्वर ही अपनी इच्छा से पलक झपकते विचरण कर सकते हैं। इस संसार में किसी और में ऐसी ताकत कहाँ? सभी इस बात पर सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें स्वर्णलता की ओर घूम गई। वे बोली, ईश्वर का वास हर जगह नहीं, कण कण में है, तो उन्हें कहीं विचरण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहती तो एक जगह है, परंतु पल भर में पंख लगाए दूर तक विचरण कर सकता है। अब राजमाता सहित सभी सभाजन स्वर्णलता बनी दासी की चतुराई की तारीफ करने लगे। वो उसे ही भावी रानी के रूप में देखने लगे कि यही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा ने तीसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान को पछतावा होगा? अब दोनों ही राजकुमारियां खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, आप निसंदेह हठी राजा हैं। आप न्याय करना नहीं जानते, अन्यथा दो प्रश्नों के उत्तर देने पर मुझे अब तक विजेता घोषित कर दिया जाता, परंतु आप अभी भी प्रश्नों की लड़ी बांधे हुए हैं। राजा सहित राजमाता ये सुनकर सकते में आ गए। सभी स्वर्णलता के अचानक बदले हुए इस व्यवहार से हैरान थे। राजा वीर प्रताप क्रोधित होकर बोले, तुम तो बड़ी घमंडी हो, अपनी चतुराई पर ज्यादा अभिमान करने वाली लड़की हो। अगर तुम हमारे पड़ोसी राजा के राज्य की राजकुमारी नहीं होती तो ऐसी गुस्ताखी के लिए निश्चय ही दंड की अधिकारी होती। अपने पिताजी से कह दो कि हमारे बीच राजनैतिक या पारिवारिक किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो सकता। अब दोनों राज्यों में केवल शत्रुता का संबंध रहेगा। ये कहकर राजा गद्दी से उठे और चले गए। बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस प्रस्थान की आज्ञा दे दी। अगले दिन क्रोध शांत होने पर राजा ने जाने से पहले राजकुमारी स्वर्णलता को राजसभा में बुलवाया और बोले, देखिए राजकुमारी, कल क्रोध में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो एक राजा का नहीं बल्कि क्रोधित व्यक्ति का ही कथन समझिएगा। हमारा आपसे विवाह ना होने की स्थिति में भी दोनों राज्यों में संबंध मित्रता का ही होगा, शत्रुता का नहीं। मैं अपने कहे अनुचित कथन वापस लेता हूँ। आप हमारे राज्य में आए हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूपी अतिथि हैं, तो अतिथि से क्रोध भरे व्यवहार व अपशब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वर्णलता के भेष में सुलोचना जो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही गई बात चाहे आप जैसे राजा की हो या फिर किसी आम जन की, पछतावा ही देती है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया
और कहा, तो क्या आपने ये सब हमें क्रोधित करने के लिए कहा था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर पलकों को झुकाकर हाँ का इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने उसी पल स्वर्णलता को भावी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को सम्मान सहित विदा करने के बाद राजा राजकुमारी स्वर्णलता के निकट आए और बोले, अपने पिता से कहिएगा कि बारात के स्वागत की तैयारी करें। ये कहकर उसने स्वर्णलता के हाथ में राजमाता का एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी ने कहा, सुन, पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए। पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की मेरी अब पहचान। ये बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य को रवाना हो गई। लेकिन अभी राजा वीर प्रताप उसकी कही बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वो जानता था कि अगर राजकुमारी ने कुछ कहा है तो इस बात में कोई रहस्य अवश्य होगा। इधर राजा भानु प्रताप इस रिश्ते की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न था। उन्होंने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निश्चित दिन बारात आ गई। राज्य की साज सजावट, बारात के ठहरने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। शुभ मुहूर्त पर राजा को मंडप पर बिठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप पर लाया गया। सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी दुल्हन घूंघट लिए मंडप में आ गई। सभी बाराती ये देख रोमांचित हो गए। वह दुल्हन की एक झलक पाने को आतुर थे। कुछ यही हाल राजा वीर प्रताप का भी था, परंतु राजमाता के कहने पर भी राजा भानु प्रताप ने रीति रिवाज की दुहाई देते हुए विवाह के बाद ही मुंह दिखाई की रस्म करवाने को कहा। विवाह की रस्में शुरू हुई। इसी दौरान राजा वीर प्रताप का ध्यान राजकुमारी के हाथ की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगनों से सजा हुआ था, परंतु उसमें वीर प्रताप का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी वीर प्रताप को विदाई के समय राजकुमारी की कही बात याद आ गई और वो दुल्हन से बोले, दुल्हन के इस रूप में किया साज सिंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहाँ बिसार। अब राजकुमारी स्वर्णलता ये सुनकर हैरान रह गई और वो कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि ऐसी किसी प्रेम निशानी की बात तो सुलोचना ने उसे बताई ही नहीं थी। इस पर राजा वीर प्रताप ने पंडित को मंत्र रोकने का आदेश दिया और कहा कि ये वो राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यदि विवाह होगा तो मैं उसी राजकुमारी के साथ करूँगा जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अन्यथा मेरा विवाह नहीं होगा। राजा भानु प्रताप राजा वीर प्रताप से बहुत मिन्नतें करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु वे नहीं माने। इस पर राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वे राजनीतिक संबंधों को बचाने के लिए सुलोचना का विवाह इसी समय राजा वीर प्रताप से करवा दें तो स्वर्णलता का दिल टूट जाएगा, और यदि मैं ये रहस्य ना ही बताऊं तो राजा वीर प्रताप सुलोचना को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। यही वीर प्रताप की सजा होगी। वीर प्रताप ने जब राजा भानु प्रताप से उस लड़की के बारे में पूछा जो उसके राज्य में आई थी, तो भानु प्रताप ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात लौटने की आ गई तो महल में हड़कंप मच गया। यह खबर दासी सुलोचना तक भी जा पहुंची, जो राजकुमारी स्वर्णलता के महल में नजरबंद कर दी गई थी। वह तो जैसे इसी खबर के इंतजार में थी, क्योंकि वह जानती थी
कि ऐसा अवश्य होगा। तब सुलोचना ने उस कमरे के बाहर देखा जहाँ पकवान बन रहे थे। सुलोचना ने उन्हीं के चूल्हे में से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर कमरे में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धूं धूं कर जलने लगे। महल में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात मंत्री ने तुरंत सभी दासियों को सुलोचना सहित घूंघट करके बाहर जाने को कहा। सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होते हुए बाहर जाने लगी। चलते समय सुलोचना ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छिपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसे नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई उस आवाज से वीर प्रताप और बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। सुलोचना शीघ्रता से वहां बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी वीर प्रताप की नजर उसके हाथों में डले उस कंगन पर पड़ी और उसे समझते देर नहीं लगी कि यही तो वो राजकुमारी है। तभी तो इसने अपनी चतुराई से वीर प्रताप को अपने वहाँ होने का प्रमाण दे दिया था। वीर प्रताप मुस्कुराए और फिर उसके तरफ कदम बढ़ाकर बोले, तो अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए उसने कहा, सुलोचना। अब भानु सहित सभी को आभास हो गया कि वीर प्रताप सुलोचना को पहचान चुके हैं। समय की नजाकत समझते हुए उन्होंने वीर प्रताप से क्षमा याचना की और उसी मंडप में सुलोचना का कन्यादान कर विवाह संपन्न करवाया। साथ ही राजा वीर प्रताप ने दोनों राज्यों में मित्रता का संबंध कायम रहने का वचन भी दे दिया। बहुत सा दान दहेज देकर कन्या को विदा किया गया। इस तरह अपनी चतुराई से एक दासी राज्य की रानी बन गई। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक नौजवान था जिसका नाम निर्मल था। वह बोला, ऐसी कहानी जिसमें हर कोई मर जाता है मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं किसी ऐसे देश में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। उसने अपने माता पिता, चाचा ताऊ और सब भाइयों को विदा कहा और फिर घर छोड़कर ऐसे देश की तलाश में चल दिया जहाँ कोई कभी ना मरता हो। वह कई दिनों और कई महीनों तक चलता रहा। निर्मल को रास्ते में जो कोई भी मिलता वे उन सब से पूछता कि क्या वे उसको कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो। पर किसी को भी ऐसी किसी जगह का पता नहीं था जहाँ कोई कभी ना मरता हो। एक दिन उसको एक बूढ़ा मिला जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। वह पत्थरों से भरी एक गाड़ी खींच रहा था। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो? वह बूढ़ा बोला, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ रहो। जब तक मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ एक एक पत्थर करके यहाँ से हटा नहीं लूंगा तब तक तुम नहीं मरोगे। ऐसा करने में तुमको कितना समय लगेगा? कम से कम 100 साल तो लग ही जाएंगे। पर उसके बाद तो मुझको मरना ही पड़ेगा ना। यकीनन तुमको मरना पड़ेगा। सभी को मरना पड़ता है। क्या 100 साल तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। निर्मल उस बूढ़े को विदा कहकर आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद निर्मल एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ उसको एक और बूढ़ा मिला। वह एक कुल्हाड़ी से उस बड़े जंगल के पेड़ों की बेकार वाली शाखाएं काट रहा था। उसको उस जंगल के सारे पेड़ों की इसी प्रकार शाखाएं काटनी थी। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी ना मरता हो? वह बूढ़ा बोला, क्या तुम मरना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ रह जाओ। जब तक मैं इस जंगल के ये पेड़ ठीक करता रहूंगा तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? लग जाएंगे करीब 200 साल।
पर इतना समय तो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे तो आप कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ कोई कभी ना मरता हो। क्या इतना समय तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कितना जीना चाहते हो? थक जाओगे जी जी कर। नहीं, मुझे तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई कभी ना मरता हो। इतना कहकर निर्मल फिर आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद निर्मल एक समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसको एक और बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी। निर्मल ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कभी कोई ना मरता हो? वह बूढ़ा बोला, अगर तुम मरने से डरते हो तो मेरे साथ रहो। देखो उस बतख को देखो, जब तक वे सारे समुद्र का पानी ना पी ले तब तक तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। सारे समुद्र का पानी पीने में इसको कितना समय लगेगा? करीब करीब 300 साल। पर उसके बाद तो मुझे मरना ही पड़ेगा ना। और इससे ज्यादा तुम क्या उम्मीद रखते हो? तुम और कितना ज्यादा जीना चाहते हो? जी नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे तो वहां जाना है जहां कभी कोई ना मरता हो। सो निर्मल फिर अपने सफर पर चल दिया। एक शाम निर्मल एक बहुत ही शानदार महल के पास आया। वहां उसने उस महल का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े ने दरवाजा खोला जिसकी दाढ़ी उसके पैरों तक आ रही थी। उसने निर्मल से पूछा, ओ नौजवान, तुम क्या खोज रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? निर्मल बोला, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी ना मरता हो। तो तुम समझ लो कि तुमको वह जगह मिल गई है। यह वही जगह है जहाँ कोई कभी नहीं मरता। यह सुनकर निर्मल बहुत खुश हुआ कि आखिर उसकी मेहनत सफल हो गई और उसको एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ कोई कभी नहीं मरता हो। निर्मल उस आदमी से बोला, आखिर इतना चलने के बाद मुझे वे जगह मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। पर क्या आपको यकीन है कि मैं अपने आप को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ? ओ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमको अपने साथ रखकर बड़ी खुशी होगी। कहकर वह बूढ़ा उसको अपने महल के अंदर ले गया और उसके आराम से ठहरने का इंतजाम किया। तो निर्मल उस बूढ़े के साथ उस महल में रहने लगा। निर्मल वहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह रहता था। साल पर साल बीतते गए। इतनी जल्दी और इतने आराम से उसका समय बीतता चला गया कि उसको समय का पता ही नहीं चला कि कब सदियां गुजर गई। एक दिन निर्मल ने उस बूढ़े से कहा, इस धरती पर इससे अच्छी कोई जगह नहीं, पर फिर भी मैं अपने परिवार के पास कुछ समय के लिए उनसे मिलने के लिए, बस ये देखने के लिए जाना चाहूँगा कि वे लोग कैसे रह रहे हैं, सब लोग ठीक हैं या नहीं। बूढ़ा बोला, तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? तुम्हारे आखिरी रिश्तेदार को मरे हुए तो कई सदियां गुजर गई, पर मैं फिर भी वहां जाना चाहूँगा अपने जन्म की जगह देखने के लिए। हो सकता है कि मुझे वहां पर मेरे उस आखिरी रिश्तेदार के कोई बेटे या पोते मिल जाएं। बूढ़ा बोला, अगर तुम वहां जाने की जिद कर ही रहे हो तो जाओ। तुम मेरी घोड़शाला में जाओ और वहां से एक घोड़ा उठाओ। यह घोड़ा हवा की चाल से भी तेज भागेगा और तुमको तुम्हारी जगह जल्दी ही पहुंचा देगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर एक बार तुम उस घोड़े पर सवार हो जाओ तो किसी भी हालत में उस पर से उतरना नहीं, वरना तुम वहीं उस जगह और उसी समय मर जाओगे। ठीक है कहकर निर्मल उस बूढ़े की घुड़शाला में गया और उसका वह घोड़ा उठाया जिसकी वह बूढ़ा बात कर रहा था। उसके ऊपर उसने जीन कसी और उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही वह घोड़ा हवा से बातें करने लगा। निर्मल उस जगह से गुजरा जहां उसको वह बत्तख वाला बूढ़ा मिला था।
वहाँ जहाँ पहले समुद्र था, अब वहाँ एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। उसके किनारे पर हड्डियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। यह उसी बूढ़े की हड्डियों का ढेर था। निर्मल उस ढेर को देखकर बोला, देखो तो जरा इस बेचारे बूढ़े की क्या हालत हुई। मैंने अक्लमंदी का काम किया ना, जो मैं यहाँ नहीं रुका, नहीं तो अब तक तो मैं भी कब का मर चुका होता। चलो आगे चलता हूँ। वह आगे चलता रहा और फिर वह वहाँ आया जहाँ कभी एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जहाँ उस बूढ़े को अपनी कुल्हाड़ी से हर एक पेड़ की बेकार वाली शाखाएं काटनी थी। वहाँ अब कोई पेड़ नहीं रह गया था और वहाँ की जमीन इतनी सूखी और बंजर थी जैसे रेगिस्तान। यह देखकर निर्मल के मुंह से निकला, अरे यह सब यहाँ क्या हो गया। मैं कितना ठीक था कि मैं यहाँ नहीं रुका, नहीं तो मैं भी बहुत पहले ही मर गया होता, जैसे कि इस जंगल का यह बूढ़ा। अब निर्मल एक ऐसी जगह से गुजरा जहाँ पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, जिसमें एक बूढ़ा एक एक पत्थर उठाकर ले जा रहा था। वहाँ तो अब सारी जमीन ही चौरस हो गई थी। उसको देखकर निर्मल के मुंह से निकला, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ भी रुककर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया होता। अब निर्मल आगे ही आगे चलता गया। आखिर वह अपने शहर पहुंच गया जहां उसका जन्म हुआ था और उसके सगे संबंधी रहते थे। पर यह क्या, वह जगह तो इतनी बदल गई कि वह उसको पहचान ही नहीं सका। न केवल उसका घर ही चला गया था, बल्कि वह सड़क भी नहीं थी जिस पर उसका घर था। वहां निर्मल ने अपने सगे संबंधियों के बारे में पूछा, पर उस नाम के परिवार का तो कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। और बस यही उसकी यात्रा का अंत था। उसने निश्चय किया कि उसको अब तुरंत ही वापस अपने महल चले जाना चाहिए। तो उसने अपना घोड़ा घुमाया और महल की तरफ चलना शुरू किया। वह अभी आधे रास्ते ही गया होगा कि उसको एक गाड़ी वाला मिला, जिसकी गाड़ी पुराने जूतों से भरी हुई थी और उस गाड़ी को एक बैल खींच रहा था। गाड़ी वाला निर्मल को देखकर बोला, जनाब, मेरी ये गाड़ी जरा कीचड़ में फंस गई है, क्या आप 1 मिनट के लिए घोड़े से उतरकर मेरी इस गाड़ी को यहाँ से निकालने में मेरी सहायता करेंगे? मैं बहुत देर से किसी को अपनी सहायता के लिए देख रहा हूँ, पर इधर से मुझे कोई आता जाता नहीं दिखाई दिया। बड़ी देर के बाद अब आप मिले हैं, इसलिए मुझे ये प्रार्थना आपसे करनी पड़ी। अगर आप मेरी सहायता कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। निर्मल कुछ सोचता रहा, तभी वे गाड़ी वाला फिर बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और अब रात भी होने वाली है। अगर अभी आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं यहाँ रात भर के लिए अकेला पड़ा रह जाऊंगा। निर्मल को उस गाड़ी वाले पर दया आ गई और वह घोड़े से उतर गया। उसने अभी अपना केवल एक ही पैर जमीन पर रखा था और दूसरा अभी भी घोड़े पर था कि उस गाड़ी वाले ने उसको उसकी बाहें पकड़कर खींच लिया और बोला, आखिर मैंने तुमको तुम्हारे घोड़े पर से उतार ही लिया ना। क्या तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ। इस गाड़ी में तुम इन पुराने जूतों को देख रहे हो ना? ये वही जूते हैं जिनको पहनकर मैं तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भागता रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगे हो, जिसके हाथों से अब तक कोई नहीं बच सका। जैसे ही उस गाड़ी वाले ने उसको घोड़े से खींचा, उसका दूसरा पैर भी जमीन पर आ गया और वह तुरंत ही मर गया। तो उस नौजवान निर्मल को भी मरना ही पड़ा, जो बेचारा
अपना कितना समय और मेहनत लगाकर एक ऐसी जगह की तलाश कर सका जहाँ कोई कभी नहीं मरता, फिर भी उसको मरना पड़ा जैसे और सब लोग मरते हैं। तो ये तो जीवन का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। धन्यवाद। पुराने जमाने में एक राजा था। राजा ऐसा भाग्यवान कि उसके राज्य में कोई दीन दुखी ना था। सब खुशहाल थे, कोई अपराध नहीं, चोरी डकैती नहीं, सब तरफ बस अमन चैन। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी न राज्य के भीतर से और न बाहर से उसे किसी तरह का कोई भय ना था। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज मस्ती में रहता होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना था। राजा अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके जीवन में अमन चैन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके पास करने के लिए कोई भी काम ना होता था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारी गण अक्सर उसे किस्से कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटा करता था। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियां सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता। दूसरा खत्म करता तो तीसरे का मुंह ताकने लगता। किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियां सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन उनकी कहानियां खत्म हो गई। अब तो राजा बड़ा परेशान, उसका समय काटे ना कटे। अब भी दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियां बनाकर लाते और सुनाते, किंतु उनसे उसका जी ना भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की प्यास और बढ़ जाती थी। वह चाहता था कि कोई ऐसी कहानी सुनाए, इतनी लंबी कहानी सुनाए कि जिससे उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे दरबार में कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला ना मिला, तब एक दिन उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी कि जो भी उसे खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो उसके साथ वे अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह कर देगा और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी लगा दी कि यदि कहानी ज्यादा लंबी ना हुई, अर्थात जिसे सुनकर राजा का जी ना भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालच पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन है, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम ना था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से कहानी सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन न लगता था, किंतु जेल जाने के डर के कारण कोई अब उसे कहानी सुनाने को आगे न आता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची, तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप
राजकुमारी का विवाह कर देंगे। राजा बोला, बिल्कुल सच है, किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये भी सच है। युवक ने कहा, महाराज, मुझे शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुई टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का तलबगार था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े बोरों में भरवा कर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वही मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और अंततः एक ऐसा सुराग खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराग से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इस तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियां गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म ना हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करती है वहाँ सफाचट करके ही आगे बढ़ती है। महाराज, अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों बोरों में से 50 बोरे अनाज भी खाली नहीं हुआ है। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई, तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी चला गया। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है। सुधर्म नाम का एक राजा था। एक बार उसके सिपाही एक परदेशी को पकड़कर उसके दरबार में न्याय के लिए ले आए। उस परदेशी पर आरोप था कि वह नगर के एक अनाज व्यापारी के गोदाम में अनाज की चोरी करने की नीयत से घुसा था और वह उसमें असफल रहा। राजा सुधर्म के राज्य में चोरों डकैतों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ कोई रियायत नहीं बरतता था। यही कारण था कि उसके राज्य में सब जगह खुशहाली, अभय और अमन चैन था। एक परदेशी ने उसके राज्य में आकर चोरी करने का दुस्साहस किया। यह सोचते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला दिया
कि इस परदेशी को अगले दिन सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। राजा का फैसला सुनने के बाद सिपाही जब उस परदेशी को लेकर जाने लगे तो वह परदेशी अपनी भाषा में कुछ अंट संट बकने लगा। राजा को लगा कि परदेशी ने जरूर उसके संबंध में कुछ कहा है। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस परदेशी ने अभी अभी क्या कहा है? आप तो बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। मंत्री जी बोले, जी हाँ महाराज, मैं इस आदमी की भाषा समझ सकता हूँ। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध कुछ शांत हो गया। उसे लगा कि फांसी की सजा देकर शायद उसने कुछ ज्यादती कर दी है। उसने तुरंत सिपाहियों से कहा, इसके बजाय इसे सिर्फ 1 साल के लिए कारागार में बंद रखा जाए। मंत्री जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। उसी दरबार में एक सभासद भी बैठा हुआ था। वह भी परदेशी की भाषा का जानकार था। वह तुरंत अपने आसन से खड़ा होकर बोला, महाराज, मंत्री जी ने आपसे झूठ बोला है। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी निंदा कर रहा था। मैं भी इस आदमी की भाषा बखूबी समझ सकता हूँ। सभासद की बातें सुनकर राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, मंत्री जी ने जो झूठ कहा उसके कारण एक आदमी की जान बची, लेकिन तुमने जो सच कहा उसके कारण इसकी जान जा सकती है। मंत्री जी के झूठ में हित छिपा हुआ है, जबकि तुम्हारे सच में अहित। किसी का अहित करने वाले सच की अपेक्षा किसी का हित करने वाला झूठ अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए अब तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। राजा की बात सुनकर सभासद लज्जित होकर अपनी जगह पर बैठ गया। चोर परदेशी को राजा ने 1 साल के लिए कारागार में भिजवा दिया। इस तरह से राजा ने एक न्यायपूर्ण न्याय किया। धन्यवाद।